जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीके सर क्लासेस में। आज जो बताने जा रहे हैं फिजिक्स का मैराथन क्लास लेने जा रहे हैं और फिजिक्स का सारा सब्जेक्टिव प्रश्न इसी से रहेगा और सारा प्रश्न एक ही क्लास में सारा खत्म होने वाला है। और जितना इम्पोर्टेंट ये सभी नोट्स है ये देख सकते हैं। इस तरह से आप सभी का जितना चैप्टर है पूरा एक ही क्लास में खत्म होने वाला है, इसीलिए आप सभी यह क्लास करना मत भूलिएगा। देखिए फर्स्ट नंबर अध्याय जो है प्रकाश का परावर्तन, यहाँ से स्टार्ट होने वाला सारा इंपॉर्टेंट प्रश्न जितना सब्जेक्टिव में आने वाला है और आने का चांस 100% है, वही सब प्रश्न यहाँ से लिया गया है। ठीक ना। फर्स्ट अध्याय देख सकते हैं कि प्रकाश का परावर्तन है, इसलिए आप सभी से यह क्लास जरूर अटेंड करें। फर्स्ट चैप्टर जो है प्रकाश का परावर्तन है। देखिए प्रकाश कहते हैं कि फर्स्ट में जो लिखा हो गया है, कहता है प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश जो होता है ना, प्रकाश ऊर्जा का एक स्रोत होता है। प्रकाश जो होता है, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा का एक स्रोत होता है जिसके माध्यम से हम किसी को वस्तु को देखते हैं, उसे क्या कहा जाता है, प्रकाश कहा जाता है। प्रकाश के परावर्तन फर्स्ट नंबर अध्याय बताते हैं कि प्रकाश किसे कहते हैं। कहते हैं प्रकाश ऊर्जा का एक स्रोत होता है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देखते हैं, उसे क्या कहा जाता है, प्रकाश। जिस तरह से लाइट या कोई भी चीज ट्यूबलाइट रहता है, उसके माध्यम जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, जिस माध्यम से देखते हैं उसे प्रकाश। कहते हैं प्रकाश का स्रोत क्या है। कहते हैं जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे ट्यूबलाइट हुआ, जहाँ से प्रकाश निकल रहा है वह सभी चीज क्या है, प्रकाश का एक स्रोत। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर बार एग्जाम में लगभग आने का ज्यादा चांस रहता है, इसलिए यह क्वेश्चन जरूर याद करके देखिए। कहते हैं प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर पुनः वापस लौटने को प्रकाश का क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर जो पुनः फिर वापस जो लौटता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लौटने की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के क्या नियम है या कितने नियम। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। कहते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। तीनों क्या होता है, एक ही समतल में। और आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, परावर्तन। कहते हैं आपतित किरण, जैसे मान लीजिए एक समतल बन ले, यहाँ से आपतित किरण हुआ, यहाँ से परावर्तित किरण रिटर्न लेते हैं, और ये क्या, एक अभिलंब खींचा गया। ये तीनों बिंदु ये एक ही क्षण पर एक ही बिंदु पर है। ये क्या है, जैसे आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, ये आपतन बिंदु होता है, आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब, तीनों क्या होता है, एक ही समतल में होते हैं। और आपतन कोण, और ये कोण जो होता है और ये कोण क्या होता है, दोनों बराबर होता है। इसलिए आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है। ठीक ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। कहता है गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, उसे क्या कहा जाता है, गोलीय दर्पण कहा जाता है। कहता है गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल दर्पण होता है, एक अवतल दर्पण होता है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक उत्तल दर्पण एक अवतल दर्पण होता है। देखिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, कहता है कि गोलीय दर्पण क्या है। यह गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी क्या है। तो आप सभी को ये पता होगा कि फोकस दूरी एफ बराबर देता है, यानी कि एफ बराबर होता है r/2 होता है। एफ बराबर कितना होता है, r/2। और यहाँ पर दिया हुआ है वक्रता त्रिज्या, यानी कि r का मान कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। तो एफ का मान कितना देगा, 20/2 बराबर कितना देगा, ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। फोकस कितना हो जाएगा, ये 10 सेंटीमीटर। इस तरह से यदि आप सभी को ये फोकस दिया रहेगा तो त्रिज्या पूछ सकता है, और यदि त्रिज्या दिया रहेगा तो क्या पूछ सकता है, फोकस। ठीक है। देखिए कहते हैं प्रकाश, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रकाश पुंज क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। कहते हैं प्रकाश पुंज, प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहा जाता है, प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहा जाता है। प्रकाश की जितना किरण की एक समूह जो होता है उसे क्या कहा जाता है, प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहा जाता है। यह कहते हैं कितने प्रकार के होते हैं। ये भी जो होता है मुख्यतः 3 प्रकार के होता है। कहता है देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है प्रकाश में कितने प्रकार होते हैं। प्रकाश में 3 प्रकार होते हैं। कहता है एक समांतर किरण होता है, एक अभिसारी किरण पुंज होता है, एक अपसारी किरण पुंज होता है। ठीक ना।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 8 नंबर का था, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के मिरर या पीछे देखने के लिए आईने के रूप में क्यों किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग पीछे जो गाड़ी के साइड के बगल में, ड्राइवर के बगल में होता है, पीछे देखने में इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? तो कहता है, उत्तल दर्पण का दृष्टि विस्तार क्या होता है? अधिक होता है। उत्तल दर्पण का दृष्टि विस्तार क्या होता है? अधिक होता है, तथा वह किसी भी वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण जो होता है ना, वो किसी वस्तु का क्या प्रतिबिंब बनाता है? सीधा बनाता है। और इसलिए इसलिए इसका उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। इसलिए इसका उपयोग क्या किया जाता है? साइड मिरर के रूप में किया जाता है, क्योंकि इसका दृष्टि विस्तार सबसे अधिक होता है और ये किसी भी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है, इसीलिए इसका उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में देखिए निम्नलिखित अंतर जो लिखा गया इस प्रकार है। कहता वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। जैसे परावर्तक सतह क्या है? उभरा हो। जैसे मान ली इस तरह से, तो उसे उत्तल दर्पण कहता है। अवतल दर्पण किसे कहता है? अवतल दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो। परावर्तक सतह क्या हो? धंसा हो, उसे अवतल दर्पण कहा जाता है। ठीक ना। जिसका परावर्तक सतह उभरा हो उसे, जिसका परावर्तक सतह उभरा हो उसे उत्तल दर्पण, और जिसका परावर्तक सतह धंसा हो उसे अवतल दर्पण कहा जाता है। कहता उत्तल दर्पण के फोकस दूरी क्या आता है? धनात्मक होता है। उत्तल दर्पण के फोकस दूरी क्या आता है? ये जो होता है इसे अवतल दर्पण मान लिया। अवतल दर्पण इसका परावर्तक सतह क्या है? ये धंसा हुआ है। ठीक है ना। देखिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या आता है? ऋणात्मक। अवतल का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है और उत्तल का फोकस दूरी क्या आता है? ये धनात्मक होता है। कहता उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब ही बनता है। उत्तल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है? छोटा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है और अवतल दर्पण में हमेशा क्या? बड़ा और छोटा दोनों प्रकार का बनता है। अवतल दर्पण में हमेशा छोटा और बड़ा दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण हमेशा क्या होता है? छोटा प्रतिबिंब बनता है। कहता अवतल उत्तल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है जिसे काल्पनिक कहा जाता है। उत्तल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है जिसे क्या कहा जाता है? काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाता है। और अवतल दर्पण में सीधा एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है जिसे वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अतः आवर्धन, आवर्धन किसे कहता है? वर्णन कर। आवर्धन किसे? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहा जाता है? आवर्धन कहा जाता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहता है। सामान्यतः इसे एम से सूचित करता है। आवर्धन को पूर्णतः या सामान्यतः किससे सूचित कहता है? एम से। और एम बराबर क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई है तो वस्तु की ऊंचाई, इसी को कहा जाता है। यहाँ पर देखिए कहता आवर्धन किसे कहता है? आवर्धन किसे कहता है? वर्णन करें। प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं बिंब की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहा जाता है? आवर्धन कहा जाता है। सामान्यतः इसे एम से सूचित किया जाता है और एम बराबर जो होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई होता है। ठीक ना। यदि आप सभी यह पीडीएफ भी लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप सभी को व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में जहाँ से भी होगा जोड़ के आप सभी को ये पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा। आप नंबर ये नोट कर सकते हैं। यदि आप सभी को ये पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर 9608 पर यदि हाई लिख के भेजते हैं, वहाँ पर आप सभी को ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और आप सभी को वहाँ पर पीडीएफ मिल जाता है। और सभी को ग्रुप में ऐड में, जहाँ पर ये ग्रुप में जुड़ा हुआ है वहाँ पर सभी पीडीएफ उपलब्ध है और टेलीग्राम पर भी पीडीएफ उपलब्ध है। इसलिए आप सभी यदि टेस्ट नहीं देते हैं तो टेस्ट भी दीजिएगा इस नंबर पर ही, लेकिन कॉन्टैक्ट होगा। टेलीग्राम पर प्रतिदिन टेस्ट लिया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष क्या है? गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष क्या है? गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष क्या है? कहते हैं गोलीय दर्पण को ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? मुख्य अक्ष कहा जाता है। गोलीय दर्पण के ध्रुव से और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहा जाता है? मुख्य अक्ष कहा जाता है। कहता है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के 3 उपयोग को लिखा है। कहता है अवतल दर्पण के निम्नलिखित उपयोग है जो है हजामत दर्पण के रूप में हजामती यानी हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करता है। ये पहले अवतल दर्पण का उपयोग लिखे हैं। कहता है अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहता है? हजामत बनाने के में, हजामत बनने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? अवतल दर्पण होता है। और रोगियों के नाक कान गला एवं देखने में कौन सा उपयोग होता है? अवतल दर्पण का उपयोग होता है। और सोलर कुकर में भी कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अब कहता है उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। उत्तल दर्पण का जो उपयोग है देखिए
कहता है स्ट्रीट लाइट में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है मोटर कारों में मोटर कारों में ड्राइवर की सीट के पास साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। और आवर्धक कांच में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है, उत्तल दर्पण का ही प्रयोग होता है आवर्धक कांच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है आवर्धक कांच में उत्तल दर्पण का ही प्रयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है इसका, कहता है अभिसारी लेंस किसे कहते हैं, अवतल लेंस मुख्य अक्ष के समांतर। और देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन, दूसरा चैप्टर आ गया है, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। यहाँ पर फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन लिखा गया है, कहता है प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। और दूसरा अध्याय आ गया, अध्याय नंबर 2, प्रकाश का अपवर्तन आ गया। प्रकाश का परावर्तन खत्म हो गया, जिससे जितना जितना इंपॉर्टेंट था आप सभी के लिए वो खत्म हो गया। अब देख सकते हैं कितना है प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, कहता है जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह सीधा दिशा में परिवर्तन करती है। ऐसी घटनाओं को क्या कहा जाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, ये दूसरे माध्यम में जाता है, ठीक ना, तो वह दिशा में परिवर्तन करता है, वही दिशा दूसरी दिशा में क्या परिवर्तन करता है। ऐसी घटना को ही क्या कहता है, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या है। प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या है, कहता है उत्तर, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। कहता है आपतित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया लंब और अपवर्तित की किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं। तीनों क्या होता है, एक ही समतल। आपतित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब और अपवर्तित किरण तीनों क्या होता है, एक ही समतल में होते हैं। कहता है आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है लेंस क्या है। लेंस क्या है, तो पारदर्शी पदार्थ का वह टुकड़ा जो 2 सतह से मिलकर बना है तथा कम से कम एक सतह वक्रित हो, एक सतह कम से कम क्या वक्रित हो, उसे क्या कहता है, लेंस कहा जाता है। एक दोनों समतल ही नहीं, एक तरफ क्या रहना चाहिए, वक्रित रहना चाहिए, उसे लेंस कहते हैं। कहता है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। कहता है उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहता है, लेंस मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरण को एक बिंदु पर अभिसारित कर देता है। एक बिंदु पर क्या करता है, अभिसारित कर देता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। इसलिए उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है, अभिसारी लेंस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कहता है अवतल लेंस अभिसारी लेंस क्यों कहता है, अवतल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि यहाँ पर अवतल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों होता है। अवतल लेंस यहाँ पर जो दिया गया है, अवतल लेंस मुख्य अक्ष के समांतर, अवतल लेंस मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरण को एक बिंदु पर आप अपसारित करता है। एक बिंदु पर क्या होता है, अपसारित कर देता है, इसलिए इसे क्या कहता है, अपसारी लेंस कहा जाता है। इसलिए क्या कहा जाता है, अपसारी लेंस कहा जाता है। कहता है अवतल लेंस मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरण को एक बिंदु पर अपसारित कर देता है, इसलिए इसे क्या कहता है, अपसारी लेंस कहा जाता है, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है पंगनी में रखा सिक्का उठा हुआ दिखता है क्यों। पंगनी में रखा हुआ सिक्का जो रहता है, देखिए अगर डुबा के ना तो ऊपर में थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई देता है, क्यों देता है, कहता है पंगनी से भरी बाल्टी में एक सिक्का प्रकाश के अपवर्तन के कारण उठा हुआ दिखाई देता है। प्रकाश छड़ी भी देखिए धरिएगा ना, प्रकाश का अपवर्तन का क्या होता है, छड़ी टेढ़ा दिखाई देता है। पानी में यदि किसी छड़ी के रखिएगा लगेगा टेढ़ा रखा हुआ है, इसलिए कहता है कि पानी में रखा हुआ सिक्का क्यों उठा हुआ दिखाई देता है। तो पानी से भरी बाल्टी में एक सिक्का प्रकाश के अपवर्तन के कारण उठा हुआ दिखाई देता है। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करें। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर क्या क्या है, देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में निम्नलिखित अंतर जो है, देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर जो दिया हुआ है, कहता उत्तल लेंस अवतल लेंस में निम्नलिखित अंतर। उत्तल लेंस और ये अवतल लेंस है, ठीक है। उत्तल लेंस वैसा लेंस जिसके बीच का भाग मोटा तथा शीर्ष का भाग क्या होता है, पतला, उत्तल लेंस कहलाता है। जिसका बीच का भाग क्या होगा, मोटा, और शीर्ष यानी कि शीर्ष वाला भाग क्या होगा, ये पतला होगा, क्या कौन सा लेंस कहलाएगा, ये उत्तल लेंस कहलाएगा।
अवतल लेंस वैसा लेंस जिसके बीच का भाग क्या होता है पतला और शीर्ष का भाग क्या होता है मोटा, उत्तल अवतल लेंस का। जैसे देखिए बीच का भाग क्या है, बीच का भाग पतला, क्या कहते हैं बीच का भाग क्या होता है पतला है, बीच का भाग क्या है पतला, और शीर्ष का भाग क्या है मोटा, शीर्ष का भाग मोटा है ना, ये शीर्ष। और इसमें देखिए बीच का भाग क्या है मोटा है, इस तरह से बनता है। ये क्या है उत्तल लेंस, वो क्या है अवतल लेंस। कहता है इसकी फोकस दूरी क्या आता है धनात्मक होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या धनात्मक, इसकी फोकस दूरी क्या आता है ऋणात्मक होती है, ठीक ना। अवतल लेंस की तो उत्तल लेंस का आवर्धन क्या आता है धनात्मक होता है, और अवतल लेंस का आवर्धन क्या आता है ऋणात्मक होता है। आवर्धन भी क्या ऋणात्मक होता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, और अवतल लेंस को क्या अपसारी लेंस कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है, इसमें कहता है उत्तल लेंस को वास्तविक तथा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस में वास्तविक तथा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, और अवतल लेंस में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस में क्या होता है वास्तविक तथा काल्पनिक दोनों प्रकार प्रतिबिंब बनता है, और इसमें सिर्फ क्या होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। अवतल लेंस में सिर्फ खाली क्या बनता है काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल लेंस वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कहता है कि पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं। पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं, कहता है आपतित किरण, आपतित मतलब आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। आपतित किरण, आपतित आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के लंबवत को पार्श्विक विस्थापन कहा जाता है। उत्तल लेंस के किन दो उपयोग को बताएं। कहता है उत्तल लेंस के दो उपयोग क्या क्या हो सकता है। कहता है स्ट्रीट लाइट में और मोटर गाड़ी के ड्राइवर की सीट के पास साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस लगा रहता है, एक दर्पण के रूप में इस तरह से रहता है। देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, उत्तल लेंस के दो उपयोग को बताएं। स्ट्रीट लाइट और मोटर गाड़ी ड्राइवर के घर में तो उत्तल लेंस में रहता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए यहाँ पर लेंस नहीं होगा दर्पण लिखा हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, और पीछे भी दर्पण है तो यहाँ भी दर्पण में लिखा गया, ठीक ना। यहाँ पर क्या है दर्पण, उत्तल दर्पण के दो उपयोग जो बताता है। उत्तल दर्पण के दो उपयोग होता है स्ट्रीट लाइट में और मोटर गाड़ी में ड्राइवर की सीट के पास साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। उत्तल दर्पण का लगा रहता है, ठीक ना। और देखिए उत्तल लेंस का जो प्रयोग होता है ना, दीर्घ दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष जो व्यक्ति ग्रसित रहता है उसके चश्मे में जो लगा रहता है उत्तल लेंस लगा रहता है। और सरल सूक्ष्मदर्शी जो रहता है, सरल सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लेंस लगा रहता है उत्तल लेंस लगा रहता है। लेंस का ये उपयोग दीर्घ दृष्टि दोष और सरल सूक्ष्मदर्शी उत्तल लेंस का ये दो उपयोग लिख रहे हैं। सरल दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में जो लेंस लगा रहता है उत्तल लेंस लगा रहता है, उत्तल लेंस लगा रहता है। और सरल सूक्ष्मदर्शी जो रहता है ना उसके चश्मे में क्या लगा रहता है, सरल सूक्ष्मदर्शी के चश्मे में लगा जो रहता है वहाँ पर दूरबीन सरल सूक्ष्मदर्शी जो रहता है उसमें भी उत्तल लेंस लगा रहता है। और दर्पण जो रहता है ना स्ट्रीट लाइट और मोटर गाड़ी में ड्राइवर की सीट के पास रहता है, दर्पण का प्रयोग होता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अतः लेंस के मुख्य अक्ष की परिभाषित है। लेंस के मुख्य अक्ष की परिभाषा है, कहता है लेंस की सतह और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है मुख्य अक्ष कहा जाता है। यह लेंस के मुख्य अक्ष लेंस का ये कहता है लेंस के मुख्य अक्ष की परिभाषा है। लेंस की सतह और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, किरण आरेख खींचे। सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, अच्छा एक साधारण माइक्रोस्कोप एक आवर्धक कांच है जिसमें एक छोटी फोकस लंबाई के साथ एक डबल उत्तल लेंस होता है। जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस के पास रखा जाता है तब एक छवि के क्या रूप कर देता है, एक छवि के साथ उसका मुख्य ध्यान केंद्रित होता है। मुख्य ध्यान क्या कहता है केंद्रित होता है, जो कि मूल वस्तु की तुलना में सीधा और बड़ा होता है। जो मूल वस्तु की तुलना में क्या होता है सीधा और बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेंस का फोकस किसे कहते हैं। कहते हैं लेंस का फोकस किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर किरण पुंज लेंस से निकलने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से अभिसारित या अपसारित होता है
उसे क्या कहा जाता है, उसे लेंस का फोकस कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, लेंस का फोकस कहते हैं। किसी लेंस में कितने फोकस हो सकते हैं, किसी लेंस में देखिए 2 फोकस होता है। कितने फोकस होता है, किसी लेंस में 2 फोकस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कहता है प्रिज्म किसे कहते हैं, प्रिज्म किसे कहते हैं, किसी कोण पर झुके 2 समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शी माध्यम को क्या कहा जाता है, प्रिज्म कहा जाता है। कहता है उत्तल लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, वो लेंस की फोकस की व्युत्क्रम को, लेंस की फोकस की व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्या कहते हैं, क्षमता कहते हैं। तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, लेंस की क्षमता का मात्रक जो होता है डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या आता है, डायोप्टर होता है, डायोप्टर होता है। कहता है विचलन कोण किसे कहते हैं, विचलन कोण किसे कहते हैं, कहता है आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच के कोण को विचलन कोण, आपतित किरण और निर्गत किरण के जो बीच बनता है कोण उसे क्या कहता है, विचलन कोण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है अध्याय नंबर 3 आ गया, कहता है मानव नेत्र। अध्याय नंबर 3 में क्या है, मानव नेत्र। कहता है मानव नेत्र क्या है, कहता है मानव नेत्र प्रकृति प्रदत्त एक प्रकाशीय यंत्र होता है। प्रकाशीय क्या होता है, एक यंत्र का जो प्रकाश को नियमित कर किसी वस्तु को देखने में मदद करता है, उसे ही क्या कहता है, मानव नेत्र कहा जाता है। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, मानव। ये प्रकाशीय प्रदत्त का एक प्रकाशीय यंत्र है, मतलब क्या है, प्रकाश को देखने के लिए एक यंत्र है, क्योंकि प्रकाश की व्यवस्था में हम किसी वस्तु को देखते हैं। जैसे मानव नेत्र प्रकाश प्राकृतिक प्रदत्त के रूप में है, और प्रकाशीय यंत्र है जो प्रकाश को नियंत्रित कर, मतलब कि कम या बेस कर नियंत्रित कर किसी वस्तु को देखने में मदद करता है। इसे क्या कहता है, मानव नेत्र कहता है। कहता है वायुमंडलीय अपवर्तन किसे कहते हैं, वायुमंडलीय में प्रकाश के अपवर्तन की घटना को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। वायुमंडलीय में प्रकाश के अपवर्तन की घटना को, जो अपवर्तन की घटना होता है कम बेस, उसे क्या कहते हैं, वायुमंडलीय कहता है, वायुमंडलीय कहा जाता है। कहता है वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, तब प्रकाश को 7 रंगों में व्यक्त होने की घटना को क्या कहा जाता है, वर्ण विक्षेपण। कितने रंगों में, 7 रंगों में व्यक्त होने की घटना को जो होता है उसे क्या कहता है, वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। नेक्स्ट क्षमता किसे कहते हैं, दूर तथा नजदीक की वस्तुओं को साफ साफ देखने के लिए आंख अपनी सिलियरी पेशियों के द्वारा फोकस दूरी को घटाता या बढ़ाता है। इसी क्षमता को क्या कहा जाता है, समंजन क्षमता कहते हैं। दृष्टि दोष कहता जो कहता है दूर तथा नजदीक वस्तुओं को साफ साफ देखने के लिए आंख अपनी सिलियरी पेशियों के द्वारा फोकस दूरी को घटाता है या बढ़ाता है। तो इसी क्षमता को क्या कहता है, समंजन क्षमता कहा जाता है। कहता है दृष्टि दोष किसे कहते हैं, दृष्टि दोष किसे कहते हैं, यहाँ पर से है। कहता है जब किसी कारणवश लेंस दूर तथा निकट की वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता खो देता है, तो उसे क्या कहा जाता है, दृष्टि दोष कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, दृष्टि दोष। दृष्टि दोष कितने प्रकार का होता है, उत्तल दृष्टि दोष मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। दृष्टि दोष कितने प्रकार का होता है, दृष्टि दोष कितने प्रकार के, मुख्यतः दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ से लिखा गया, कहता है उत्तर में यहाँ पर लिखा गया जैसे दृष्टि दोष मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कहते हैं निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अंध बिंदुकता। नहीं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, और क्या होता है यहाँ पर जो 1 नंबर में निकट दृष्टि दोष, जरा सा टाइपिंग मिस्टेक है, निकट दृष्टि दोष। 2 नंबर में दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, और नंबर 3 में जरा दृष्टि दोष। ठीक ना, कहता है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। और अंध बिंदुकता होता है, ये मुख्यतः नहीं होता, मुख्यतः 3 नहीं होता है, निकट, दूर और जरा होता है। अंध बिंदुकता ये एक्स्ट्रा दिया है, इसीलिए कहता है निकट दृष्टि दोष में ये नहीं आता, लेकिन ये मुख्यतः 3 को रहता है। ठीक ना, निकट दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष और अंध बिंदुकता में निकट, दूर और जरा होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसका उपयोग, इसका उपचार किस लेंस से क्या होता है। कहता है निकट दृष्टि दोष
निकट दृष्टि दोष किसे कहता है, इसका उपचार किस लेंस से किया जाता है। कहता है जब किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई न दे तो उसके नेत्र के दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। उसके क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष। इसमें उल्टा होता है, देखिए जिसमें निकट मन जिसमें कहता है जब किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु नहीं दिखाए, दूर की वस्तु नहीं देखता तो क्या है, निकट दृष्टि दोष। और जब नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई देता तो क्या है, दूर की दृष्टि दोष। जस्ट इसमें उल्टा लिखना है यहाँ पर। जब किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है तो उसके नेत्र को दोष निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और यदि लिखना है कि निकट हो गया, वो कहता है दूर किसे कहते हैं, यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि जब किसी व्यक्ति को निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई न दे तो उसके नेत्र को दूर दृष्टि दोष कहते हैं। उस दोष में यदि निकट की वस्तु रखा हुआ है और दिखाई स्पष्ट रूप से नहीं दे रहा है तो उसमें कौन सा दोष है, दूर दृष्टि दोष। और जिसमें दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे रहा है स्पष्ट रूप से, उसमें निकट दृष्टि दोष है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और देखिए इसमें लेंस जो व्यवहार किया जाता है, कहता है इसका उपचार है तो अवतल लेंस का, निकट में अवतल और दूर में उत्तल, दूर उत्तल होता है। उसमें देखिए उपचार के लिए लेंस का उपयोग जो होता है क्या होता है, इसका उपचार किस लेंस का किया जाए, इसका नहीं, इसमें उत्तल लेंस का उपयोग होता है। उसमें उत्तल लेंस लिखा है ना, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस, दूर उत्तल के लिए और नजदीक अवतल के लिए, दूर उत्तल के लिए नजदीक अवतल के लिए, ठीक ना। और देखिए यदि आप पीडीएफ लेते हैं एक बार क्लास करके देख लीजिएगा, जहाँ तरह से मिसप्रिंट होता है तो आप सभी को यह पता चल जाएगा, ठीक ना। और ज़्यादा नहीं रहता है, हल्का फुल्का कहीं कहीं शायद टाइप स्टाइल में। कहता है जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं, जरा इसका उपचार किस लेंस से किया जाता है। कहता है जब किसी व्यक्ति को दूर तथा नजदीक रखी हुई वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई न दे तो जरा दृष्टि दोष कहता है। और इसका उपचार बाइफोकल लेंस के द्वारा किया जाता है। इसका उपचार किस लेंस के द्वारा किया जाता है, बाइफोकल लेंस के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और अंधबिंदुकता किसे कहते हैं, यहाँ पर लिखा है अंधबिंदुकता किसे कहते हैं, जब किसी व्यक्ति को दूर तथा नजदीक की रखी वस्तुएं स्पष्ट रूप से कुछ भी दिखाई ना दे तो उसे अंधबिंदुकता कहते हैं। जब नजदीक में रखे या दूर में रखे कुछ भी दिखाई देवे नहीं करता तो कौन सा लेंस, अंधबिंदुकता है, ठीक है ना। अंधबिंदुकता है। कहता है स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, स्पेक्ट्रम क्या है, श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजरने के बाद पर्दे पर प्राप्त 7 रंगों की पट्टी को, 7 रंगों की पट्टी को क्या कहते हैं, इस घटना को स्पेक्ट्रम कहते हैं। श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजरने के बाद पर्दे पर प्राप्त 7 रंगों की पट्टी की घटनाओं को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। अब दृष्टि विस्तार क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं दृष्टि विस्तार क्या है। 25 सेंटीमीटर अनंत तक की दूरी को क्या कहते हैं, दृष्टि विस्तार कहा जाता है। 25 सेंटीमीटर से नजदीक से लेकर जहां तक अनंत देख सकता है, जहां तक देख सकता है उसे क्या कहेंगे हम, दृष्टि विस्तार कहेंगे। क्या कहेंगे, दृष्टि विस्तार कहते हैं। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हमें तारे क्या पर दिखाई देता है, अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते नजर आता है। क्या आता है, तारे टिमटिमाते नजर आते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। देखिए बहुत सा धूल कण के कारण वायुमंडलीय अपवर्तन जो होता है ना, वायुमंडलीय अपवर्तन जो बहुत से धूल कण के कारण क्या होता है, बहुत दूर में तारे रहते हैं, जिस कारण से क्या होता है, वायुमंडल अपवर्तन से गुजरना होना पड़ता है, जिस कारण से तारे क्या होता है, टिमटिमाते हुए नजर आता है। वही कहते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हमें तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। कहते हैं इंद्रधनुष क्या है, इंद्रधनुष किसे कहते हैं, वर्षा के पहले या वर्षा के बाद अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी को इंद्रधनुष कहते हैं। वर्षा के पहले या वर्षा के बाद अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी, अर्धवृत्ताकार इस तरह से रंगीन पट्टी बनता है, ठीक ना। इस तरह से क्या बनता है, रंगीन पट्टी बनता है, इसे क्या कहते हैं, इसके क्या कहते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं। कोई कहता है कि वर्षा के पहले और वर्षा के बाद अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी को क्या कहा जाता है, इंद्रधनुष कहते हैं। दृष्टि निबंध क्या है, दृष्टि निर्बंध क्या है, रेटिना पर निर्बंध होगा, यहाँ पर निर्बंध होगा। तो रेटिना पर बना प्रतिम वस्तु के हटाने के कहते हैं, रेटिना पर बना प्रतिम वस्तु के हटाए जाने के 1/10 सेकंड, बहुत जगह इसका 16 सेकंड भी रहता है, सेकंड तक स्थिर रहता है, इसे दृष्टि निर्बंध कहते हैं, ठीक है। मैंने कोई जो वस्तु तुम देखता है, यदि कोई भी चीज एक बार मन वस्तु रखा और तुमको घसका ले तो तुम्हारे बेटा ये तुम्हारे माइंड पे यानी तुम्हारे मस्तिष्क में आंख पर ये कितना देर तक फोटो बना रखेगा, 1/10 सेकंड के लिए फोटो बना के रखता है, उसे ही कहते हैं दृष्टि निर्बंध। रेटिना पर बना प्रतिम वस्तु के हटाए जाने के 1/10 सेकंड तक स्थिर रहता है, इसे दृष्टि निर्बंध कहते हैं। तो सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तु, निकट
की वस्तुओं को स्पष्ट क्यों नहीं देख पाते हैं, स्पष्ट क्यों नहीं देख पाते हैं? तो नेत्र की सिलियरी पेशियां उतनी ही नहीं खींच पाती है जितनी की 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तु को हम स्पष्ट रूप से देख सके। वह कहता है प्रकाश के वर्णपट क्या है? प्रिज्म कहते हैं, प्रिज्म के बाहर स्थित वैसा पदार्थ जिस पर सातों रंग प्राप्त होते हैं उसे वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहलाते हैं। ये कितने प्रकार का होता है? ये दो प्रकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा वर्णपट या स्पेक्ट्रम ना। अच्छा, इसी में है विद्युत धारा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो नेक्स्ट अध्याय है इसमें जितना इंपॉर्टेंट था अभी सभी के लिए खत्म कर देंगे। इसमें देखिए विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा किसे कहते हैं? विद्युत धारा किसे कहते हैं? आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। विभवांतर किसे कहते हैं? इकाई धन आवेश को एक निश्चित बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। ठीक ना? इकाई धन आवेश को एक निश्चित बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। विभव किसे कहते हैं? कहता है इकाई धन आवेश को अनंत से एक निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। देखिए कहता है विभव किसे कहता है, लिखा है वोल्ट मीटर किसे कहते हैं? वोल्ट मीटर किसे कहते हैं? कहते हैं जिस यंत्र द्वारा किसी विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापते हैं उसे वोल्ट मीटर कहते हैं। जिस यंत्र द्वारा किसी विद्युत परिपथ के दो बिंदु को कितने बनते हैं? दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापते हैं उसे क्या कहता है? वोल्ट मीटर कहा जाता है। ठीक ना? नेक्स्ट कहते हैं ए मीटर किसे कहते हैं? जिस यंत्र द्वारा किसी विद्युत परिपथ की धारा को मापते हैं, जिस यंत्र द्वारा किसी विद्युत परिपथ की क्या मापते हैं? धारा को मापते हैं उसे क्या कहते हैं? ए मीटर कहते हैं। प्रतिरोध किसे कहते हैं? प्रतिरोध किसे कहते हैं? कहते हैं आवेश के प्रवाह में जो विरोध उत्पन्न होता है, आवेश के प्रवाह जो करते हैं, आवेश के प्रवाह करते हैं जो कोई भी चीज चलता है, आवेश के प्रवाह जो विरोध उत्पन्न होता है वह किसी का परिपथ का प्रतिरोध कराता है। वो किसी परिपथ का क्या करता है? प्रतिरोध। जिसका ऐसा मतलब क्या होता है? ओम मीटर। ऐसा मतलब क्या होता है? ओम होता है। कहता ओम क्या नियम है? ओम का नियम क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहले यहाँ पर लिखा कहता ओम का नियम क्या है? ठीक ना? यहाँ पर से लिखा हुआ कहता है यदि किसी चालक में के ताप में परिवर्तन न हो तो उसमें प्रभावित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित अंतर के समानुपाती होता है। कहते हैं यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन न हो तो उसमें प्रभावित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के क्या होता है? ये समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती होता है। सेल किसे कहते हैं? लिखा है एक ऐसी युक्ति जो परिपथ में कभी भी किसी समय विभवांतर उत्पन्न करता है उसे क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है एम्पियर किसे कहते हैं? एम्पियर किसे कहते हैं? किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से यदि 1 सेकंड में 1 कूलम प्रभावित होता है तो उस चालक में विद्युत धारा प्रबलता 1 एम्पियर कहलाता है। क्या कहलाता है? उसमें एम्पियर कहलाता है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा की प्रबलता क्या है? किसी अनुप्रस्थ काट से होकर इकाई समय में प्रभावित आवेश की परिमाण को विद्युत धारा कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत धारा कहलाता है। विद्युत धारा की प्रबलता क्या है? किसी अनुप्रस्थ काट से होकर इकाई समय में प्रभावित आवेश की परिमाण को विद्युत धारा की प्रबलता कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है? परिपथ किसे कहते हैं? परिपथ किसे कहते हैं? धारा जिस पथ से होकर गुजरता है उसे परिपथ कहते हैं। परिपथ किसे कहते हैं? धारा जिस पथ से होकर गुजरता है उसे क्या कहते हैं? परिपथ कहते हैं। वोल्ट किसे कहते हैं? यदि 1 कूलम धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किसी विद्युत लाने में 1 जूल कार्य संपन्न होते हैं उसे 1 वोल्ट कहते हैं। ठीक है? यहाँ पर फिर से बोलते हैं, यहाँ पर जो लिखा है यदि 1 कूलम धन आवेश को अनंत से किसी विद्युत लाने में 1 जूल कार्य संपन्न होता है तो उसे 1 वोल्ट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? 1 वोल्ट कहते हैं। कहते हैं विद्युत शक्ति किसे कहते हैं? विद्युत ऊर्जा द्वारा कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत ऊर्जा द्वारा कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कहता है? विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं? विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं? कहते हैं विद्युत द्वारा इकाई समय में कार्य करने की क्षमता को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। विद्युत द्वारा इकाई समय में कार्य करने की दर को क्या कहते हैं?
ये क्षमता कहते हैं, विद्युत ऊर्जा कहते हैं, विद्युत ऊर्जा कहते हैं। कहता है बीओटी, वोल्ट ऑफ यूनिट किसे कहते हैं? तो बीओटी का अर्थ होता है कि वोल्ट ऑफ ट्रेड यूनिट। क्या आता है? वोल्ट ऑफ ट्रेड यूनिट, जिसके द्वारा हम बिजली की खपत को माप कर उसके खर्च का भुगतान करते हैं, उसे क्या कहते हैं? बीओटी यानी कि वोल्ट ऑफ यूनिट कहते हैं। कहते हैं 1 वोल्ट ऑफ यूनिट यानी कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? 3.6 गुणा 10⁶ जूल होता है। 3.6 गुणा 10⁻6 जूल होता है। कहता है तापक अवयव क्या है? कहता है ऐसी युक्ति जो विद्युत धारा को उन्नयन ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसे तापक अवयव कहते हैं। ऐसी युक्ति जो विद्युत धारा को उन्नयन ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसे क्या कहते हैं? तापक युक्ति कहते हैं। अब कहता है प्रतिरोधकता क्या है? प्रतिरोधकता क्या है? किसी चालक, यहाँ पर लिखा हुआ है, कहता है किसी चालक में उत्पन्न प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के गुणनफल और परिपथ की लंबाई के अनुपात को उसकी प्रतिरोधकता कहलाता है। क्या कहलाता है? उसकी प्रतिरोधकता कहता है। दृष्टि धारा किसे कहते हैं? वैसे धाराएं जो नियंत्रण एक दिशा में बढ़ती रहती है, यह बढ़ती रहती है, उसे दृष्टि धारा कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं? ऐसी धाराएं जो एक निश्चित समय तक एक दिशा में के बहने के बाद उतने समय तक उस विपरीत दिशा में प्रभावित होता है, उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि भूतार किसे कहते हैं? भूतार किसे कहते हैं? ऐसे तार जो भूमि के संपर्क में रहता है तथा हमें बिजली संकट से बचाता है, उसे भूतार कहते हैं। ऐसे तार जो भूमि के संपर्क में रहता है यानी कि धरती के जो संपर्क में रहता है, उसे क्या कहते हैं? और जो हमको बिजली से बचाता है यानी कि संकट से बचाता है, ठीक है, संकट से बचाता है यानी कि लाइन मारने से, करंट मारने से बचाता है, उसे क्या कहते हैं? भूतार कहते हैं। विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरे जाते हैं? कहता है विद्युत बल्ब में कहते हैं निष्क्रिय गैस उष्मा का अवशोषक होती है, जो फिलामेंट की उष्मा को अवशोषित कर उसे जलने से बचाता है, साथ ही साथ बल्ब के अंदर की दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर बनाए रखते हैं, जिससे बल्ब फूटे नहीं, इसलिए बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी जाती है। बल्ब में क्या भरता है? निष्क्रिय गैस भरी जाती है। देखिए 5 नंबर कहता है ए मीटर को श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ा जाता है? ए मीटर को श्रेणी क्रम में ही क्यों जोड़ा जाता है? लिखा है, कहता धारा के सही माप के लिए ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। धारा के सही माप यदि लेना है तो ए मीटर को किस में जोड़ना पड़ेगा? श्रेणी क्रम में। ठीक है, कहता है कि ताकि कुल धारा एम्पियर से होकर गुजर सके, कुल धारा कैसे? एम्पियर से होकर गुजर सके और उसका सही मापन दर्शाए। साथ ही साथ यदि ए मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो ए मीटर का प्रतिरोधक बढ़ जाएगा और तार गर्म होकर जल जाएगी तथा वह धारा का सही माप दर्शान ना पाएगी, और इसलिए ए मीटर को श्रेणी क्रम में दर्शाया जाता है। इसलिए ए मीटर को क्या कहा जाता है? श्रेणी क्रम में दर्शाया जाता है। ठीक ना। कहता है वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में क्यों दर्शाया जाता है? कहता है वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ने पर दो बिंदुओं के बीच उत्पन्न विभवांतर का मान वोल्ट मीटर से होकर गुजरता है। किससे होकर गुजरता है? वोल्ट मीटर से होकर गुजरता है। कहता है कि वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ने पर दो बिंदुओं के बीच के उत्पन्न विभवांतर का मान वोल्ट मीटर से होकर गुजरता है, और जिससे वह विभवांतर के सही मान को दर्शाता है। और श्रेणी क्रम में जोड़ने पर वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बढ़ जाने के कारण वह गर्म होकर नष्ट हो जाती है। इसलिए सही माप तथा यंत्र को बचाने हेतु वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक ना। देखिए नेक्स्ट कहते हैं फिलामेंट किसे कहते हैं? फिलामेंट बल्ब में टंगस्टन के पहले तार की एक छोटी ऐठी कुंडली होती है, जिसे तंतु या फिलामेंट कहते हैं। उसे तंतु या क्या कहता है? फिलामेंट कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वाइल किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? क्वाइल किसे कहते हैं? कहता है तापन अवयव में नाइक्रोम की बनी हुई तार जिसकी प्रतिरोधकता बहुत उच्च होती है, जिसे क्या कहते हैं? क्वाइल कहते हैं, उसे क्वाइल कहते हैं। तापन अवयव में नाइक्रोम की बनी हुई तार जिसकी प्रतिरोधकता बहुत उच्च होती है, उसे क्या कहते हैं? क्वाइल कहते हैं। क्वाइल पे ही हर चीज चलता है, जैसा लगभग रहता है। कहते हैं यदि क्वाइल नहीं रहेगा तो काम ही नहीं करेगा। कहते हैं बैटरी किसे कहते हैं? सेलों के समूह को क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। सेलों के समूह क्या कहा जाता है? बैटरी। चालक क्या है? ऐसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा आसानी से प्रभावित होता है, उसे क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। फ्यूज किसे कहते हैं? ऐसी युक्ति जो हमें लघु पतन और अति भारण जैसे
दोस्त से क्या करे, बचाता है, उसे क्या कहते हैं, फ्यूज कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, फ्यूज कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं विद्युत धारा के मात्रा की परिभाषा है। विद्युत धारा की मात्रा की परिभाषा क्या कहता है, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से यदि 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रभावित होता है, 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रभावित होता है, उस काट से पार करने वाली विद्युत धारा की प्रबलता 1 एम्पियर कहलाती है। क्या कहलाता है, 1 एम्पियर कहलाता है। नाइक्रोम किसे कहते हैं, नाइक्रोम की एक मिश्र धातु होती है, नाइक्रोम की एक मिश्र धातु है जो निकेल, क्रोमियम और मैग्नीज तथा लोहा से मिलकर बना होता है, उसे क्या कहते हैं, हम नाइक्रोम कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, नाइक्रोम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अध्याय 5 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र क्या है, चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र जहाँ चुंबकीय गुण कार्य करे, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। गुण कार्य करता है उसे क्या कहलाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र क्या है, कहते हैं चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र जहाँ चुंबक तो गुण उत्पन्न करता है, चुंबक तो गुण उत्पन्न करे, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, कहते हैं चुंबक किसे कहते हैं, ऐसा पदार्थ जो लोह युक्त वस्तुओं को आकर्षित करता है, लोह युक्त वस्तुओं क्या करता है, आकर्षित करता है, उसे चुंबक कहते हैं। जहाँ पर लोहा सटाएगा उसको आकर्षित करेगा, अपनी ओर खींचेगा, उसे क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। चुंबकीय पदार्थ और अचुंबकीय पदार्थ को परिभाषित करें, कहता है चुंबकीय पदार्थ, चुंबकीय पदार्थ क्या, वैसा पदार्थ जो जिसे चुंबक अपनी ओर आकर्षित करे और चुंबकीय पदार्थ कहलाता है, जैसे लोहा, कोबाल्ट, निकेल, कुछ उनके मिश्र धातु भी होते हैं। ठीक है, कहता है अचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, वैसा पदार्थ जिसे चुंबक अपनी ओर आकर्षित करे, चुंबक अपनी ओर आकर्षित करे, अपनी ओर आकर्षित न करे, जो अचुंबकीय पदार्थ करे, जैसे कांच, कागज और प्लास्टिक, पीतल, पीतल ये सब क्या था, अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है, उसे अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। चुंबकीय पदार्थ के अपनी ओर आकर्षित कर देखे है ना, पता जिसे चुंबक अपनी ओर आकर्षित करे उसे चुंबकीय पदार्थ, और जो चुंबकीय पदार्थ वो ऐसा पदार्थ जो चुंबक अपनी ओर आकर्षित न करे उसे क्या अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। कहते हैं विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है, विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है, कहता है जब किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत कुंडली में धारा प्रभावित करती है तो उसमें एक बल युग्म उत्पन्न होता है जिसमें कुंडली घूमने लगती है, इसे ही विद्युत मोटर का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत मोटर का सिद्धांत कहते हैं। तो मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम किससे लिखा, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त कहता है किसी धारावाही सीधे चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, कहता है किसी धारावाही सीधे चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम का उपयोग किया जाता है। और इसके अनुसार धारावाही चालक को दाएं हाथ की अंगूठे में इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा धारा की दिशा को और संकेत करता है। अंगूठा क्या कहता है, धारा से बोलता है। मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम लिखा है, कहते हैं किसी धारावाही सीधे चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम का क्या करते हैं, प्रयोग किया जाता है। कहते हैं इसके अनुसार धारावाही चालक को दाएं हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ा जाता है कि अंगूठा धारा की दिशा, अंगूठा क्या है, धारा की दिशा करता है निर्धारित, ठीक ना, इस तरह से रखा जाता है। अंगूठा क्या है, धारा की दिशा को, अंगूठा धारा की दिशा को का संकेत करता है, अंगूठा धारा की दिशा को संकेत करता है। कहता है साथ ही अंगूठी, कहते हैं साथ ही मैंने कहा हाथ की अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। तो साथ ही तथा हाथ की अंगुलियां सब क्या था, हाथ में जितना अंगुलियां बचता है क्या करता है, वे क्षेत्र की मैंने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निर्धारित करता है, ठीक ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है चुंबकीय रेखाओं के गुण को लिखा। चुंबकीय रेखा के गुण क्या है, चुंबकीय रेखाएं के गुण निम्नलिखित है। चुंबकीय रेखाएं काल्पनिक होते हैं और रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदी नहीं करते हैं। चुंबकीय रेखाएं क्या कहते हैं, काल्पनिक होते हैं और कहते हैं रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदी नहीं करता है, ठीक ना। और नेक्स्ट यह किनारे में ज्यादा एवं दूर में कम घना होता है, किनारे में ज्यादा और दूर में क्या होता है, कम घना होता है चुंबकीय रेखा। कहता है ये रेखा दिशा दर्शाती है, ये रेखा जो होता है क्या एक दिशा को निर्धारित करता है इस तरह से। रेखा एक बंद वक्र रेखा कहलाते हैं, रेखा एक बंद वक्र रेखा कहलाते हैं, ठीक ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम, यदि दाहिने हाथ का मैंने इससे
कहते दाहिने यदि दाहिने हस्त के नियम को समझाएं, कहता फ्लेमिंग के दाहिने हस्त नियम को समझाएं। यदि दाहिने हाथ की 3 अंगुलियां मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा को एक दूसरे के ऊपर लंबवत रूप से इस प्रकार फैलाएं कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तर्जनी क्या कहता है, तर्जनी जो उंगलियां होता है क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और अंगूठा गति की दिशा को और दर्शाता है, और मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को दर्शाता है। प्रेरित मध्यमा जो होता है बीच का क्या होता है, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को दर्शाता है। यही फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम है, ठीक ना। फ्लेमिंग का क्या सा नियम है, दक्षिण हस्त नियम कहता है यदि दाहिने हाथ की 3 उंगलियां मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा, मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा, ठीक ना, कहता है कि इस प्रकार फैलाएं कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और अंगूठा गति की दिशा को दर्शाता है और मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा दर्शाता है। यही फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम का नियम है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण किसे कहते हैं। कहता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण किसे कहता है। उत्तर में है जब कभी कुंडली और किसी बीच अपेक्षित गति होती है, जब कुंडली में विद्युत धारा प्रभावित होती है, इसी घटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। इसी घटना को क्या कहते हैं, विद्युत चुम्बकीय का प्रेरण कहते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम क्यों लिखा है। फ्लेमिंग के बाएं ना माने कि बाएं हाथ का दक्षिण हस्त नियम क्या है। कहता है कि फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ के 3 अंगुलियां तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा तीनों को एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को बतलाता है। तो अंगूठा चालक पर लगे हो बल की दिशा बतलाए, बल की ओर बतलाएगा। कहता अंगूठा चालक पर और लगे, अंगूठा चालक पर लगे बल की ओर बतलाएगा। अंगूठा क्या किसी और बतलाता है, बल की ओर बतलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, था प्रत्यावर्ती धारा और दृश्य धारा में अंतर करें। कहता प्रत्यावर्ती धारा और दृश्य धारा में अंतर क्या है। कहता इसमें धारा का मान एवं दिशा समय के साथ बदलते रहता है। किसमें, प्रत्यावर्ती धारा में। और दृश्य धारा में कहते हैं इसमें धारा का मान बदलता है लेकिन दिशा नहीं बदलता है, दिशा नहीं बदलता है। उसे क्या कहते हैं, दृश्य धारा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इस धारा को आसानी से उत्पन्न कर सकता है। इस धारा को आसानी से उत्पन्न किया जाता है और इस धारा को कठिनाई से उत्पन्न होता है। जिस धारा जो होता है कठिनाई से उत्पन्न होता है और प्रत्यावर्ती धारा आसानी से उत्पन्न हो जाता है। कहता है इस धारा को आसानी से डीसी में बदला जाता है और इस धारा को कठिनाई से एसी में बदला जा सकता है, ठीक ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इस धारा को डीसी की अपेक्षा अधिक घातक होता है और यह धारा एसी की अपेक्षा कम घातक होता है। एसी की अपेक्षा क्या होता है, यह कम घातक होता है। यह धारा चालक तार के सतह से प्रभावित होते हैं और यह धारा चालक के बीच प्रभावित होता है। यह धारा चालक के बीच से प्रभावित होता है, ठीक है। यही ये मुख्य अंतर था इसका। कहता है परिनलिका किसे कहते हैं, परिनलिका किसे कहते हैं। कहता है विद्युत रोधी चालक तार की लंबी बेलनाकार कुंडली को परिनलिका कहता है। विद्युत रोधी चालक तार की लंबी बेलनाकार कुंडली को क्या कहा जाता है, परिनलिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परिनलिका। कहता है क्रोड किसे कहा जाता है। परिनलिका जिस पदार्थ पर लिपटी होती है उसे क्रोड कहते हैं। परिनलिका जिस पदार्थ पर लिपटी होती है या लपेटी होती है उसे क्या कहते हैं, क्रोड कहते हैं। फ्यूज के तार की 3 विशेषता लिखा है। फ्यूज के तार की कितना विशेषता लिखना है, 3 विशेषता। फ्यूज के तार के 3 विशेषताएं निम्नलिखित है। कहता है इसका प्रतिरोध उच्च होता है और इसका गलनांक भी न्यूनतम होता है। फ्यूज का तार की 3 विशेषता क्या होता है, इसका प्रतिरोध क्या होता है, उच्च होता है और इसका गलनांक न्यूनतम होता है। कहता है फ्यूज तार को हमेशा विद्युतमय तार में जोड़ा था। फ्यूज तार को हमेशा कैसे विद्युतमय तार में क्या कहता है, जोड़ा जाता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है विद्युत खतरा से बचने के क्या क्या उपाय। विद्युत खतरा से बचने के निम्नलिखित उपाय। कहता है किसी भी प्रकार का खतरा होने पर परिपथ के मेन स्विच बंद कराए। किसी भी विद्युत प्रकार के खतरा होने पर विद्युत परिपथ को मेन स्विच जो होता है ना उसको क्या करना है, बंद करना है। संयोजन वसा वह होना चाहिए। संयोजन क्या है, कसा होना चाहिए। संयोजन जो होता है वो कसा हुआ होना चाहिए, ठीक ना। संयोजक के जगह जगह पर अचालक पदार्थ से ढका होना चाहिए। अतः संयोजक के जगह पर अचालक पदार्थ से ढका होना चाहिए, ठीक। कहता है जब सभी विद्युत परिपथ का मरम्मत करना हो तो जब सभी विद्युत परिपथ का मरम्मत करना हो तो हाथ में रबड़ के दस्ताने एवं पैर में जूता चप्पल पहनना होना चाहिए, ठीक ना।
तभी क्या हो सकता है, विद्युत खतरा से बचना संभव है। ये इतना उपाय कर सकते हैं, तो यदि उससे विद्युत खतरा से बहुत सब कुछ तुम बच सकते हो। लघु पतन किसे कहते हैं? कहता है कई कारणों से कभी कभी विद्युतमय तार, लाल तार और उदासीन तार निकाला। उदासीन तार को क्या कहते हैं? काला। और विद्युतमय तार को क्या कहते हैं? लाल तार कहते हैं। कहता है कई कारण से कभी कभी विद्युतमय तार और उदासीन तार आपस में सट जाते हैं, जिसके कारण परिपथ का प्रतिरोध शून्य हो जाता है और धारा बहुत तेज बहने लगती है। इसे क्या कहा जाता है? लघु पतन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? लघु पतन कहा जाता है। अति भारण से आप क्या समझते हैं? कभी कभी विद्युत परिपथ में लगे उपकरण तार की क्षमता से अधिक धारा खींचने लगते हैं। इसे अति भारण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अति भारण कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लास्ट अध्याय 6 नंबर है। ऊर्जा का स्रोत क्या है? ऊर्जा का स्रोत है। नेक्स्ट ऊर्जा स्रोत क्या है? ऐसे स्रोत जिससे ऊर्जा की पूर्ति होती है उसे ऊर्जा स्रोत कहते हैं। ऐसे स्रोत जिससे ऊर्जा क्या होता है? पूर्ति होता है, उसे क्या कहा जाता है? ऊर्जा स्रोत कहता है। ऊर्जा कितने प्रकार कहते हैं? ऊर्जा मुख्यतः 3 प्रकार कहते हैं। कौन कौन? स्थितिज ऊर्जा आता है, और गतिज ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा आता है। और कहता है स्थितिज ऊर्जा किसे कहता है? जब किसी वस्तु में स्थिति के कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे क्या कहा जाता है? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और जिसमें गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होगा उसे कौन सा ऊर्जा कहेंगे? गतिज ऊर्जा कहेंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होता है, जो गति करते हैं, जो गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। और यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं? स्थिति और गतिज ऊर्जा के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है? गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। स्थिति ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के सम्मिलित यानी कि मिलावट रूप को क्या कहा जाता है? यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या है? पता है ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है और ना ही क्या होता है? नष्ट होती है। ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है और ना ही नष्ट होती है, बल्कि वह एक दूसरे के रूपों में रूपांतरित हो जाती है। इसे ऊर्जा का संरक्षण इसका सिद्धांत है। देखिए ऊर्जा जब भी होता है एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है? परिवर्तन आता है। क्या होता है? एक रूप से दूसरे रूप में क्या कहता है? बल्कि वह दूसरे रूप में रूपांतरित हो जाता है या परिवर्तन होता है। ऊर्जा कभी नष्ट न होता है, कभी भी नष्ट नहीं होता है। तुम कम किया उसमें ऊर्जा चल गया, उस कम से तुमको फायदा मिला उसमें ऊर्जा आ गया, फिर जो खाता है उसमें ऊर्जा आ गया। बहुत से ऊर्जा हमेशा क्या होता है? परिवर्तन होते रहता है। तो ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है और ना ही नष्ट होती है, बल्कि वह एक रूप से मतलब एक से दूसरे रूप। देखिए कहता है कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या है? कहता है ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है और ना ही क्या था? नष्ट होती है, बल्कि वह एक से दूसरे रूपों में रूपांतरित हो जाता है। इसे ही ऊर्जा का संरक्षण का सिद्धांत, ऊर्जा का क्या कहता है? संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। ऊर्जा संकट क्या है? कहता है उत्तर आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा की पूर्ति नहीं हो पाना ही ऊर्जा का क्या कहता है? संकट कहलाता है। जब आवश्यकता है तुमको ऊर्जा का और ऊर्जा उत्पन्न नहीं हो पाया तो क्या ऊर्जा संकट कहलाया। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है जीवाश्म ईंधन क्या है? कहता है ऐसे ईंधन जिसमें जीवों के अवशेष पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? कहता है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति होने के कारण गर्म पृथ्वी से निकलने वाली दीर्घ तरंग दैर्घ्य के अवरक्त विकिरण को बाहर जाने से रोकता है और उसे पुनः पृथ्वी की ओर परावर्तित कर देता है, जिससे पर्यावरण गर्म हो जाता है। इसे ही ग्रीन हाउस का प्रभाव कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस का प्रभाव कहते हैं। ठीक ना। लेकिन नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं? फर्स्ट में ग्रीन हाउस समझाते हैं बढ़िया से। कहता है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति होने के कारण, वायुमंडल है इसमें क्या कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति भी होता है और वायुमंडल में उपस्थित है। वायु भी तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कहता है कि गर्म पृथ्वी से निकलने वाली दीर्घ तरंग है, गर्म पृथ्वी जो निकलता है दीर्घ तरंग दैर्घ्य वो अवरक्त विकिरण के बाहर जाने से रोकता है। अवरक्त विकिरण को बाहर जाने से रोकता है। क्या करता है? रोकता है, बाहर जाने ही नहीं देता है और उसे पुनः पृथ्वी की ओर परावर्तित कर देता है। उन्हें फिर पुनः क्या करता है? पृथ्वी की ओर ही परावर्तित करता है, जिससे पर्यावरण गर्म हो जाता है। जिससे पर्यावरण क्या होता है? गर्म हो जाता है। और इसे ही ग्रीन हाउस का प्रभाव कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस का प्रभाव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं? नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं? परमाणु के बड़े नाभिक को तोड़कर बड़े नाभिक को तोड़कर दो या दो से अधिक छोटे छोटे नाभिकों में विभक्त होने की घटना को क्या कहा जाता है? नाभिकीय विखंडन कहलाता है। परमाणु के बड़े नाभिक को तोड़कर परमाणु के बड़े नाभिक होगा। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर कहते हैं नाभिकीय संलयन क्या, नाभिकीय संलयन क्या है। नाभिकीय संलयन क्या है, नाभिकीय संलयन क्या, नाभिकीय संलयन क्या, जब दो या दो से अधिक छोटे छोटे नाभिक वाले परमाणु, जब दो या दो से अधिक छोटे छोटे नाभिक वाले परमाणु मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन कहते हैं। ठीक ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं नाभिकीय ऊर्जा क्या है। परमाणु नाभिक से उत्पन्न की गई ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। परमाणु नाभिक से उत्पन्न की गई ऊर्जा को क्या कहते हैं, नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नाभिकीय रिएक्टर क्या है, नाभिकीय रिएक्टर क्या है। कहते हैं परमाणु के नाभिक के विखंडन द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने के लिए बनाए गए संयंत्र को नाभिकीय रिएक्टर कहते हैं। ठीक ना, नाभिकीय रिएक्टर कहते हैं। अच्छे ईंधन के गुण को लिखा है। कहता है अच्छे ईंधन क्या कहते हैं, अच्छे ईंधन के गुण निम्नलिखित होते हैं। कहते हैं जो सस्ता हुए भी अच्छा ईंधन, जो विषैला धुआं होता है, जो अच्छे गुण के ईंधन जो होता है, कहता है अच्छा ईंधन के गुण जो निम्नलिखित प्रकार से, जो सस्ता हो वे भी क्या होता है, एक अच्छा गुण का ईंधन। कहता है जो सस्ता और करे, जो विषैला धुआं उत्पन्न न करे वे भी क्या है, अच्छा ईंधन है। कहता है जो आसानी से उत्पन्न हो जाए उसे भी क्या होता है, अच्छा ईंधन कहा जाता है। जिसका भंडारण आसान हो, जिसका भंडारण करना माना कि जो लाने में आसान हो, कठिनाइयां नहीं हो, उसे क्या होता है, अच्छा ईंधन के रूप में आता है। जो पर्याप्त उष्मा दे, जो धीमा जले, क्या होता है, जो धीमा जले। ठीक ना। ईंधन किसे कहते हैं, वैसा पदार्थ जो जलने पर उष्मा दे, वैसा पदार्थ जो जलने पर क्या दे, उष्मा दे, उसे क्या कहते हैं, वैसा पदार्थ जो जलने पर उष्मा दे और ईंधन कहलाते हैं। वो क्या कहलाता है, ईंधन। जैसे लकड़ी, कोयला, ये सब क्या ईंधन। पवन ऊर्जा क्या है, पवनों से प्राप्त ऊर्जा पवन ऊर्जा कहलाता है। यह ऊर्जा का नवीकरण या पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। ये क्या है, पुनः पूर्ति योग्य संसाधन। सौर ऊर्जा क्या है, सौर सेल से आप क्या समझाते हैं, यह सौर ऊर्जा। यहाँ पर सौर ऊर्जा क्या है, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा सौर ऊर्जा कहलाता है। यह नवीकरणीय संसाधन होता है, यह नवीकरणीय ऊर्जा है। ये क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा। कहता है सौर सेल से आप क्या समझते हैं, सौर सेल एक ऐसी युक्ति होती है जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसे क्या कहते हैं, सौर सेल कहते हैं। ठीक ना। यहाँ तक लास्ट पसंद है, 6वां दिखाता हूँ। इस तरह से सभी चैप्टर का आप सभी को मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं। यदि पीडीएफ लेने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, यहाँ पर भी दिया हुआ है नंबर, यदि आपसे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। ठीक ना। यदि नहीं है तो इस नंबर से संपर्क करें, 96 086 92 909। कॉल नहीं करना है, व्हाट्सएप करना है। ठीक ना। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।